हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट से मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात ये 4 और 5 का दिया गया है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कंसेप्ट जो है, जैसे यहाँ पर देखिए पहली ट्रेन की गति निकालना है। तो पहली ट्रेन की गति निकालना है तो यहाँ पर समझिए जो भी आंकड़ा दिया रहता है वह ऊपर में लिखना है और इसी से रिलेटिव ये नीचे में लेना है, ठीक। और जो हमें निकालना है उसको क्या करना है, गुना कर देना है। जो निकालना है ये गुना कर देना है, ठीक। ये दी गई आंकड़ा, ये दी गई आंकड़ा और इसी से संबंधित नीचे में रखना है। यानी ये आंकड़ा और ये आंकड़ा दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये रिलेटिव हो गया और जो निकालना है उससे क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर देखिए दो ट्रेन का ये क्या है, गतियों का अनुपात है, ठीक। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में कर रहा है 800 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रेन का ये चाल निकल जाएगा। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। तो यहाँ पर देखिए 800 किलोमीटर है, ठीक, और समय का है 8 घंटा। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया। किसका चाल, दूसरी ट्रेन का। तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा अब हमने निकाला है दूसरी ट्रेन का कितना, 100। ये चाल है, दूसरी ट्रेन का चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये चाल है तो यहाँ पर भी दूसरी ट्रेन का चाल आना चाहिए। ये दूसरी ट्रेन का चाल है तो यहाँ पर भी दूसरी ट्रेन का चाल आना चाहिए। तो यहाँ अनुपात में देखिए यहाँ पर पहली ट्रेन का 4 है और ये दूसरी ट्रेन का 5। तो ये 5 अनुपात उठा लीजिए, 5 से भाग दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है पहली ट्रेन की गति। तो पहली ट्रेन की गति निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये पहली ट्रेन का चाल कितना है अनुपात में, 4। तो 4 से गुना कर दीजिए, ये पहली ट्रेन की चाल निकल जाएगा। देखिए 5 से 5 एकन 5, 5 से ये 20, 20 चौक 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग ये 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले बड़े भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर 11 वर्ष पहले की बात हो रहा है। ये बड़ा भाई और ये स्मॉल भाई, ठीक। बी मतलब बड़ा भाई, एस मतलब स्मॉल भाई। देखिए इसका अनुपात पहले निकालेंगे। तो बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा है। अगर इसका 1 वर्ष तो इसका कितना, 3 वर्ष होगा, ठीक। 11 वर्ष पहले, जबकि ये जो योग है आयु का योग वर्तमान का है। तो अगर इसमें से दोनों का 11 वर्ष घटा ले तो 11 वर्ष पहले का आयु का योग हो जाएगा। तो देखिए अगर 11 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों का 11 वर्ष कम होगा, मतलब 22 वर्ष। इसमें से 54 में से 22 वर्ष घटा लीजिए। तो 4 में से 2 तो 2, 5 में से 2 तो 3, यहाँ पर 32 आ गया। 11 वर्ष पहले का आयु का योग दोनों भाइयों का। अब ये दोनों भाइयों का आयु का योग है तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस अनुपात को जोड़ लीजिए। तो 4। हमें क्या निकालना है, बड़े भाई की वर्तमान आयु। तो पहले बड़े भाई का ये 11 वर्ष पहले का आयु निकाल लेते हैं। तो 3 से गुना कर दीजिए। और अगर वर्तमान निकालना है तो इसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिए, वर्तमान निकालना है। तो देखिए 4 से 4 8 32, 8 तिया 24, 24 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है और इसका क्षेत्रफल ये है, तो आयत का परिमाप देखिए, ये जो है क्षेत्रफल है तो 180 क्षेत्रफल लेना है। अब देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई तो 9 गुने 5 करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 9 से ये कट जाएगा, ये 20 मरतबे और ये 5 से 4। अब ध्यान से समझिए, इसका वर्गमूल निकालना है। क्यों निकालना है? जब भी आपको नीचे में क्या हो, गुना के रूप में हो, ठीक। अगर जोड़ रहता है नीचे में, घटाव रहता है तो कुछ नहीं करते, ठीक। लेकिन यहाँ पर गुना के रूप में है तो इसे वर्गमूल निकालना होगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब इस 2 से क्या करना है, एक बार 9 को गुना कर दीजिए, ठीक। तो 9 दूना 18, एक बार 5 को तो 5 दूना 10। अब ये आपका क्या निकल के आया? लंबाई और चौड़ाई। और परिमाप बराबर होता है, माप बराबर होता है, ठीक। माप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई ये हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो अब देखिए 2 गुने और लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो 18 और 10 कितना? 28। 28 दूना कितना? 56 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, मतलब 3 गुने बी हो जाएगा, और सी की आयु की आधी और सी का आयु का आधा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात निकलेगा। अगर इस पूरे का बराबर एक यहाँ पर के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं, ठीक। या एक मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या के मानिए। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर के हो जाएगा, बी बराबर, यहाँ पर 3 बी है बराबर के लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बी बराबर के बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर के बट्टा 3 लिख सकते हैं अनुपात, और सी बराबर 2 के हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक। तो 1 3 1 लघुत्तम करेंगे तो 3 से क्या करना है, प्रत्येक को गुना कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 के हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के, और ये हो जाएगा आपका 6 के। अब देखिए ये के सभी में कॉमन है, हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 और 6। अब यहाँ से तीनों का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि उनकी आयु का योग 120, यहाँ पर आयु का योग जो है 120 है, तो ये 120 ऊपर में रखिए, और नीचे में इसी से संबंधित, तो यहाँ पर तीनों का आयु का योग कीजिए तो देखिए 3 1 4 4 और 6 10। हमें क्या निकालना है वो भी देखेंगे। तो हमें निकालना है देखिए ए की आयु, तो ए की आयु निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए का अनुपात कितना आया? 3 से गुना कर दीजिए, देखिए 0 0 कट जाएगा, 12 तिया 36 आपका आंसर होगा। ए की आयु 36 वर्ष, ये आपका देखिए ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 रुपया है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, हमें यहाँ पर धनराशि कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मान लेते हैं धनराशि 100 रुपया। अब कितने वर्ष का है? तो 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष ऐसे समझिए। अब देखिए 100 का 8%, 100 का 8% निकालेंगे ऐसे, इस 100 का, इस मूलधन का 8%, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 जो आया, 8 यहाँ पर भी रखेंगे, 8 यहाँ पर भी रखेंगे। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 100 रुपया में
पहले वर्ष में 8 रुपया ब्याज होगा, दूसरे वर्ष में 8 रुपया ब्याज होगा, मतलब 2 वर्ष में 100 रुपया पर साधारण ब्याज 16 रुपया हो जाएगा। ये 8 और ये 8, 16 रुपया। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। अब इस 8 रुपया पर इस 8 रुपया का भी 8% निकालेंगे, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस 8 रुपया का 8% निकालिए, तो 8 रुपया का 8%, तो ये हो जाएगा देखिए कितना, 8864, यानी 0.64। तो यहाँ पर 0.64 लिखिए 2 वर्ष का। अब देखिए अगर यहाँ पर कहे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 8, 8 और 0.64 को जोड़ के बता दीजिए। अगर सिर्फ साधारण ब्याज कहे तो ये 8, 8 जोड़ के 16 हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये अंतर हो जाएगा दोनों का, ठीक। यहाँ पर ऐसे समझिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 8 और 8 16 हो जाएगा। अगर CI चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 8, 8 16 और ये तो 16.64 ये हो गया। अगर दोनों का अंतर की बात करें CI माइनस SI, तो डायरेक्ट आपको ये सब कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट आपको उठा लेना है, यानी ब्याज पर ब्याज जो लगता है उसको जोड़ लीजिए। तो ये सिर्फ अकेला है तो यही अंतर हो गया 0.64। अब ध्यान से समझिए, हमने जो निकाला है ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाला है, और प्रश्न में जो दिया गया है ये है, तो हमें क्या निकालना है, धनराशि। बहुत ही आसान हो गया। अब समझिए, यहाँ पर देखिए 240 रुपया हमें प्रश्न में मिला है आंकड़ा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और हमने जो निकाला है अंतर ये 0.64 निकाला है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए मूलधन, तो मूलधन कितना माने हैं 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक। देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए 8 से 8 64, 8 से 8 दिया 24 जीरो। देखिए 2 से ये 4, 2 से 15, 4 से ये 25 चौका 100, 2 जीरो, ठीक। अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो, 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, 37,500 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है। एक निश्चित राशि पर 10% की दर पर एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मूलधन नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है तो 2 बार ऐसे खींच लिए, 10% ब्याज कर है तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया, यहाँ पर भी 10 रुपया। अब देखिए 10% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 10 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना 1 रुपया हो जाएगा, ठीक। ये कैसे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 1 रुपया, तो यहाँ पर 1 रुपया। अब देखिए ये CI बराबर हो गया, देखिए इस 10 को और 1 को जोड़ दीजिए, तो 10, 10 20 और 1 21। अब देखिए हमने माना है मूलधन 100 रुपया, इस पर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया 21 रुपया, और प्रश्न में जो दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज वह दिया गया है कितना 2100 रुपया। ये 2100 रुपया इस 21 रुपया के संबंधित हुआ, ठीक, रिलेटिव हुआ। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पहले मूलधन निकालना है P। तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या माने हैं 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक। 21 से ये 100 मरतबे कट गया, अब 100 गुने 100 तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा मूलधन का। हमें निकालना है अभी भी साधारण ब्याज, मूलधन नहीं साधारण ब्याज। तो अब यहाँ पर देखिए
ये मूलधन निकाले हैं कितना, 10,000। अगर ये मूलधन है तो इससे रिलेटिव ये मूलधन है 100, तो 100 से तो भाग देना पड़ेगा। अब देखिए SI प्रतिशत हमें निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, देखिए RT प्रतिशत। तो देखिए ये 10% है और ये 2 वर्ष है। रेट 10% और समय 2 वर्ष, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 10 दूना 20, यानी 20%। तो 100 का 20%, 100 का 20% मतलब 20 रुपया। 100 का 20% मतलब क्या, 20 रुपया। तो 20 रुपया से यहाँ पर क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2 गुने 1000। तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा क्या, साधारण ब्याज। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती। राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, मूलधन मान लेते हैं यहाँ पर 100, 2 वर्ष का कर रहा है तो पहले वर्ष में 4% कितना होगा ब्याज, 4 रुपया। दूसरे वर्ष में भी 4 रुपया। अब इस 4 रुपया पर 4% ब्याज तो 0.16 हो जाएगा, यानी 4 का 4% निकालेंगे। ठीक, तो देखिए 4 चौका 16, 16 को भाग देंगे 100 से तो दशमलव हो जाएगा 2 अंक पीछे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पर अमाउंट बराबर हो जाएगा, इस पूरे को जोड़ लीजिए और 100 को जोड़ लीजिए। ये पूरे को जोड़ेंगे 8.16 और 100 जोड़ेंगे तो 108.16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन जो है ये 338 दिया गया है और यहाँ पर हमने निकाला है मिश्र धन 108.16। हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए दशमलव हटेगा तो 2 जीरो ऊपर में। ठीक, देखिए 2 से 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 0 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 नमा 18। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 169 पर कितना, 4 जीरो। ठीक, और भाग देना है 5408 से। तो देखिए 5 तिया 15, यानी 3 मरतबे। देखिए 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 जीरो को गुना करेंगे 0 और 2 तो 2, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16। देखिए 6, 9 में से 2 तो 7, 8 में से 2 तो 6, ये कट गया 0, 1 मरतबे आएगा। ठीक, 1 मरतबे। तो यहाँ पर देखिए ये 5408, 10 में से 8 तो 2, 5, 7 में से 4 तो 3, 1, ये 0 आएगा। देखिए 2 मरतबे लग जाएगा तो यहाँ पर 312 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में 312 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका डी ही होगा। ठीक, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मरतबे, तो देखिए ये 8 दूना 16 हासिल 1, 0 1 1, 4 दूना 8, 5 दूना 10। देखिए 4, 2 में से 1, 10 में से 6 तो 4, ये हो गया 1, 1 में से 1 तो 0, 15 में से 8 तो 7, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर दशमलव आएगा, यहाँ पर दशमलव आएगा तो 1 0 आएगा। ठीक, तो 5 मरतबे लगेगा, 5 मरतबे लगेगा। तो यहाँ पर 312.5 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 192 रुपया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें, ये 192 रुपया साधारण ब्याज है तो नीचे में भी साधारण ब्याज होगा। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए, अगर मूलधन यहाँ पर मान लेते हैं 100, ठीक, तो 100 का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज होता है R और T दोनों को गुना कर देते हैं, तो 8 दूना 16, इसका निकालेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 16 से भाग देंगे। हमें क्या निकालना है? तो मूलधन माने है 100, तो 100 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। देखिए 16 का 16, 16 दूना 32 और ये 100 से गुना करेंगे तो 1200 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अगर मूलधन मान लेते हैं 100, तो देखिए 5% का रहा है 2 वर्ष में ब्याज, 5% साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक, तो इसका 10% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में 10 रुपया, ठीक। और मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा अमाउंट, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। अब देखिए ये मिश्र धन है और यहाँ पर ये मिश्र धन है, ठीक, तो यहाँ पर 16,500 को भाग देना है 110 से। हमें क्या निकालना है? धनराशि। धनराशि कितना माने? 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 11 का 11, 11 पंचे 55, 1 0, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज जो होता है वह दर और समय को गुना कर देते हैं, तो 5 चौका 20, 20% हमें निकालना है किसका? मूलधन का। किसका निकालना है? मूलधन का, ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यह राशि जो है 13,000 क्या है? मूलधन है। मूलधन मान लेते हैं हमेशा 100, तो 100 से भाग देना है और हमें क्या निकालना है? ब्याज, तो 20 से गुना कर दीजिए, ठीक। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 13 दूना 26 और 2 0, यानी 2600 आपका आंसर होगा ब्याज बराबर। ये आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सोना और चांदी को 8-12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करना है। यानी पिघले हुए मिश्रण, यानी मिश्रण कितना है वो निकालना है। अब देखिए ये जो 30 केजी है किसका है? सोने का। तो इसमें सोना कितना है? देखिए अनुपात में 8 से क्या करना है? भाग देना। हमें किसका निकालना है? कुल मिश्रण। तो इस 8 और 12 को जोड़ लीजिए तो 20 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से ये 15, 15 गुने 5 कितना? 75 केजी आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, उनका अनुपात ये है। यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपये? ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का, ये 50 पैसे का सिक्का और ये 25 पैसे का सिक्का, ये सिक्के का अनुपात है। किसका है? सिक्के का अनुपात। ध्यान से समझिए, ये 1 रुपया का एक सिक्का हो गया, समझिए, ये 2 और ये 3, ये अनुपात में है, ठीक, सिक्के का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 है, कितना है? 80 है, तो 50 पैसे का सिक्का कितना है? 80। अब इसका अनुपात कितना है 50 पैसे का? यहाँ पर देखिए 2, तो 2 से क्या करना है? भाग देना है। हमें किसका निकालना है? देखिए बक्से में कितने रुपये हैं टोटल निकालना है, ठीक, टोटल। तो प्रत्येक का पहले सिक्का निकालेंगे, ठीक। तो देखिए अगर 2 से भाग देते तो 2 चौका 8 0, मतलब
40 से प्रत्येक को पहले गुना कर दीजिए तो वो उतना सिक्का हो जाएगा। 1 रुपया वाला सिक्का मान लीजिए 40 है, 40 दूना 80, 50 पैसे वाला सिक्का 80 है और 40 दिया 120, यानी 25 पैसे वाला सिक्का 120 है। अब हमें निकालना क्या है, रुपया। तो देखिए क्या करना है आपको, करना क्या है, देखिए इस 1 को 40 के साथ गुना कर दीजिए तो 40 रुपया हो गया। अब यहाँ पर ये पैसा है, रुपया बनाएंगे तो रुपया जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। इसका अर्थ अब इस 1/2 को 80 के साथ गुना करेंगे तो कितना, 40 रुपया हो जाएगा। ठीक, कैसे, देखिए अगर 50 पैसा है, अगर रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो रुपया बनेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 50 एकन 50, 50 दूना 100, 1/2। अब 1/2 को 80 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 80 गुने 1/2, तो देखिए ये 40 रुपया हो जाएगा। तो 40 रुपया प्लस यहाँ पर देखिए 25 पैसा को रुपया बनाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 गुने ये 120, ठीक 120, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 30 रुपया। अब देखिए 40 रुपया 40 रुपया 30 रुपया, इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया टोटल। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक थैले में 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितना, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का सिक्का। ये जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है ये सिक्के का, देखिए कितना, 5, 7, 8 कह रहा है, जिनका कुल मूल्य, ये क्या है, अमाउंट है, तो 1250 रुपया अमाउंट है। यहाँ पर भी अमाउंट आना चाहिए, यानी कुल मूल्य। थैली में 5 रुपये के सिक्के की संख्या निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये मूल्य निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मूल्य। तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, देखिए ये 35 हो जाएगा, ये 10 है, ये 35 और ये 80 हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ लीजिए तो 90 और 35 125, ये हो गया मूल्य। हमें किसका निकालना है, देखिए थैली में 5 रुपये के सिक्के की संख्या, यहाँ पर 5 रुपये वाला। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए 35 से गुना कर दीजिए, ठीक, तो अमाउंट निकल जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट 7 से भी गुना कर सकते हैं। देखिए 35 से गुना करके निकाल के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये 125 कट जाएगा, एक मरतबे 0, इस दोनों को गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपया वाला जो धन है 350 है, ठीक, 5 रुपया वाला धन है जो कितना है, 350। अब यहाँ पर समझिए 5 रुपया वाला सिक्का कितना है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 1 0, 70 आ गया। देखिए ये 70 आया। अगर डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट अगर ये 35 से गुना नहीं करते, ठीक, इस 35 से गुना नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर 7 से इसका सिक्कों की संख्या से गुना कर देते तो यहाँ पर भी 70 आता, ठीक। तो ये आपका कितना आंसर होगा, देखिए सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है और उनमें सबसे छोटी कराए ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या का अनुपात दिया गया है और सबसे छोटी जो है 42 है, तो इस अनुपात में सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा कौन है, 3, और हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा। तो इस अनुपात में सबसे बड़ा कौन है, 8। यहाँ पर देखिए 8। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 14 तिया 42, 14 8 कितना, 112 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो धनात्मक संख्या के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 का है। दोनों संख्या का गुणनफल बताइए। ध्यान से समझिए, अंतर जो है 160 है दोनों का।
तो इस दोनों का अंतर लीजिए, तो 5 में से 3 तो 2। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं करना है, गुणनफल कर रहा है, तो 5 और 3 को गुना करके यहाँ पर 15 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? देखिए ऐसे में आपका आंसर गलत हो जाएगा। गुणनफल जब भी रहे गुणनफल, आपको ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर जो भी मान आएगा वो निकाल लीजिए। तो देखिए 2 8 16 80। अब 80 को क्या करना है, पहले यहाँ पर बारी बारी से संख्या निकाल लीजिए। 80 को गुना करना है 5 से, तो कितना 400 हो जाएगा, और 80 को 3 से गुना करना है तो 240। अब ये दोनों संख्या हो गया। अब इस दोनों संख्या को गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 चौका 96 और 3 जोड़ो, यानी 96,000 आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5100 को ए और बी में इस अनुपात में विभाजित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर निकालना। तो देखिए यहाँ पर 5100 रुपया जो है ये टोटल रुपया है, तो टोटल रुपया है, तो 8 और 9 को जोड़ लीजिए, टोटल करना है। तो 8 और 9 17, 17 से भाग दीजिए। हमें क्या निकालना है, देखिए बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर। तो 9 में से 8 घटा लीजिए तो 1, ठीक, 1 से गुना कर दीजिए। देखिए 17 का 17, 17 तिया 51 2 0, यानी 3 गुने 100 बराबर कितना 300 रुपया अंतर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा ये 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान समझ, यहाँ पर 2400 जो है किसका है, ये देखिए y का हिस्सा। तो अनुपात में देखिए y का कौन सा है, ये 3, तो 3 से भाग देना। हमें क्या निकालना है, कुल मूल राशि। तो अगर मूल राशि निकालना है तो 3 और 4 को जोड़ लीजिए, तो कितना 7, 7 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 8 24 2 0, 8 7 56 2 0, यानी 5600 आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। ध्यान समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी वस्तु का 100 रुपया है। अब अगर 100 रुपया है तो हानि का रहा है 16%। यहाँ पर देखिए 16%, मतलब 100 में से 16 घटा लीजिए, तो हानि हो रहा है 16%, तो यह 84 रुपया में वस्तु बेचेगा। अब दूसरी बात समझिए, अब यहाँ पर MRP की बात करें। MRP यहाँ पर कह रहा है कि 8% की छूट दे रहा है। अगर MRP होगा 100 रुपया तो छूट दे रहा है 8%, मतलब 100 में से 8 घटा लीजिए, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 92 रुपया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए कॉस्ट प्राइस रिलेटिव होना चाहिए, तो 92 रुपया सेलिंग प्राइस है, और कह रहा है कि 15% फिर भी लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखिए 23 पंच 23 चौका 5 से ये 20, तो 20 चौक 80, यानी यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो 1680 दिया गया है 1680, ठीक, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखिए, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस निकाले हैं प्रश्न के अनुसार, ये निकाले हैं अब मान के, तो सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस से क्या करना है, ये भाग इससे रिलेटिव है तो भाग देते हैं, तो 84 से भाग देते हैं, ठीक। हमें निकालना है पहले कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये पूरे कॉस्ट प्राइस हो गया। अब तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना 80, तो 80 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर देखिए ये 100 अंकित मूल्य माने, तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। अब जो भी आएगा आपका MRP आएगा, क्या आएगा MRP, ठीक है। अब देखिए
जीरो से जीरो कट गया, 8 से 8 दूना 16, 8 एकन 8, 21 चौका 84। देखिए 4 से ये 25, 25 गुने 100 मतलब 2000 कितना 500 आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना होगा? देखिए 10% कम होना मतलब 100 में से 10 कम कर लीजिए तो 90%, ये 90% के बराबर है तो 279 को भाग देना है 90 से। हमें निकालना है मूल, तो मूल 100, तो 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 एका 9, तो ये हो जाएगा 31 गुने 10 मतलब 310 रुपया। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पेंटिंग को यदि 5% छूट के बाद इतना में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य, अब समझिए डिस्काउंट कर रहा है तो MRP मान लेते हैं 100 रुपया है। अगर 5% छूट के बाद कर रहा है मतलब वह सेलिंग किया होगा कितना में, 100 में से 5 घटा दीजिए 95 में। अब देखिए यहाँ पर ये सेलिंग दिया गया है, सेलिंग प्राइस 5225 और यहाँ पर हमने निकाला है 95। हमें क्या निकाला है मार्केट प्राइस MRP, तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए 5 से कट जाएगा तो 19 मरतबे, 5 से 5 एकन 5, 2 0, 5 का 20, 5 है 25। ठीक, उन्नीस पंचे 95, 5 9, 19 पंचे 95 यानी 104 और 5 है तो 19 से लगाएंगे तो 19 पंचे 95। देखिए 14 में से 5 तो 9, फिर 19 पंचे 95, 55 गुने 100 यानी 5500 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित करना चाहिए? ध्यान से समझिए, कोई भी वस्तु, ठीक है, देखिए MRP मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया होगा। अब 10% छूट करा है, ठीक, मतलब सेलिंग किया होगा वह कितना में, 100 में से 10 घटाए तो 90। अब देखिए यहाँ पर फिर भी कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, अगर यहाँ पर 25% लाभ है मतलब 125% के बराबर ये हो गया सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 25 पंचे अब 25 चौका 5 से ये 18 पंचे 90, 18 चौक 72 यानी यहाँ पर 72 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालना है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 360 है तो 360 ऊपर में रखिए और हमने जो कॉस्ट प्राइस निकाला है 72, हमें निकालना है MRP, तो यहाँ पर 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए 18 दूना 36, 0, 18 चौक 72, 4 से 4 पंचे 20, 5 गुने 100 यानी 500 आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैक एक पोशाक को देखिए 1440 रुपया में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान समझिए, ये 1440 रुपया जो है वह क्या है सेलिंग प्राइस और 20% लाभ कर रहा है मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 है कान 12, 12 दूना 24, ये 12 गुने 100, 1200 रुपया आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए,
पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया। अगर पहली बार 10% के लाभ पर बेचता तो 100 जोड़ दीजिए उसमें, मतलब कितना में 110 में बेचता। अब कह रहा है कि अगर 20 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 15% लाभ, मतलब 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर है कितना का, 5 का। तो ये आंकड़ा जो है अंतर है तो ऊपर में रखिए, अंतर को 5 से भाग दीजिए। ठीक, हमें क्या निकालना है, देखिए क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 से 5 चौका 20, 4 गुने 100 बराबर 400 आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर ये है वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 12% मतलब 100 में 12 जोड़ दीजिए 112, और 4% हानि मतलब 100 में से 4 घटा दीजिए तो 96। अब इस दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो इतना कुछ नहीं करना है। देखिए प्लस मतलब होता है प्रॉफिट और माइनस मतलब होता है लाभ। अगर प्रॉफिट है तो 12 प्लस में होगा और हानि है तो 4 माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह देखिए असमान है, असमान है तो दोनों को जोड़ देना है। अगर समान होगा जैसे प्लस प्लस, ठीक, माइनस माइनस होगा तो वहाँ पर क्या करना है, दोनों का अंतर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 4 को जोड़िए तो कितना 16, यहाँ पर भी घटा के देख लीजिए 16 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए 12 में से 6 तो 6, ये 10 में से 9 तो 1, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 12 4 16, यानी जब भी चिन्ह असमान रहे तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो अब यहाँ पर समझिए ये जो अंतर है, ये अंतर है 28 रुपया के बराबर है, तो 28 को भाग देना है कितना 16 से। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 4 से 4 चौका 16, 4 से 4 सत्ते 28, 4 से ये 25, 25 सत्ते 175 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक पायदान को एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए यहाँ पर ये प्रतिशत जो है ऊपर में रखिए, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। जो आंसर लाना है उसको ऊपर में रखना है, तो प्रतिशत में लाना है तो 10% ऊपर में रखते हैं। 10% क्या है, हानि है, तो हानि है मतलब 100 में से पहले 10 घटा लीजिए, तो ये 90% क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक, 90% क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस है तो 72 रुपया, ये इसका रिलेटिव है तो 72। हमें किसका निकालना है, 96 रुपया पर, तो 96 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 12 छक 72 और 12 अट्ठे 96, देखिए 15 छक 90 होता है, तो 15 75 गुने 8 120% ये हो गया। अब देखिए 100 से अधिक है मतलब लाभ हुआ, अगर 100 से कम रहता तो हानि होता, तो 100 इसमें से क्या करना है, घटा दीजिए, तो ये 20% आपका लाभ होगा। ठीक, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं के 4-5 के अनुपात में लॉसा ये दिया गया है, उनका योग निकालना। तो देखिए 180 जो है एलसीएम है, तो यहाँ पर अनुपात में 4 और 5 का लॉसा लीजिए तो कितना 20। हमें क्या निकालना है, संख्या का योग, तो 4 और 5 को जोड़ लीजिए तो 9, 9 से गुना कर दीजिए। देखिए 20 नामा 180, 9 गुने 9 81 आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम देखिए ये दिया गया है और कह रहे हैं उन संख्या का ये अनुपात है तो योग निकालना है। देखिए 721 जो है एलसीएम है, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 और योग निकालना है, तो 1 और 7 को जोड़ लीजिए तो 8। देखिए 7 से 7 1 7 0 7 या 21, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 824 आपका आंसर, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्या का ये अनुपात दिया गया है और उसका एचसीएफ ये दिया गया है, उनका योग निकालना है। ध्यान से समझिए, एचसीएफ 16 है, तो 11 और 4 का एचसीएफ कितना 1, और हमें निकालना है उनका योग, तो 11 4 15, तो 15 से गुना कर दीजिए। देखिए
15 छक्के 90, 9 15 का 15 और 9 24, 240 आपका आंसर हो जाएगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग ये दिया गया है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। पहली संख्या मान लेते ए और दूसरी संख्या मान लेते बी। देखिए एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो देखिए ए बट्टे बी यानी ए और बी का अनुपात निकल जाएगा 6/5, यानी बी इधर आएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक, तो 6/5। अब देखिए दोनों संख्या का योग 22 है, तो इस दोनों का योग कीजिए तो 11। हमें क्या निकालें, इन दोनों में बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन है 5 6 में, तो 6 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 11 दूना 22, 2 छक्के 12, यानी 12 आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। दोनों भागों का अनुपात ये दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर ये जो 14 दिया गया है, दोनों का अंतर दिया गया है, तो दोनों का अंतर लीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। संख्या कह रहा है, ठीक, संख्या कह रहा है 7 और 5 को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 12 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 सत्ते 14, 12 सत्ते 84, यानी संख्या कितना है 84। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? ध्यान समझिए, ये 54 अंक जो है 72% के बराबर है, तो 54 को भाग देना है 72 से। हमें क्या निकालें, टोटल प्राप्तांक, तो टोटल प्राप्तांक मान लेते हैं 100। देखिए 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 से ये 25, 25 तिया 75, यानी 75 कुल प्राप्तांक है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 100 टोटल छात्र है, अगर 96 जो पास हुआ है पास, तो फेल कितना हुआ, 96 घटा लेना है तो 4, ये फेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए असफल जो है 50 है, तो 50 को ऊपर में रखेंगे और यहाँ पर असफल कितना है 4, यहाँ पर निकाले 4, 4 से भाग दीजिए। हमें क्या निकालना है, छात्र उपस्थित टोटल, तो 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए। 4 से ये 25, 25 पंचे 125, ठीक, 10, यानी 1250 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।